हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले क्लास 10th के साइंस पे जो कि आपके क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर के अंदर। उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसके पहले मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना दिए मैथ और साइंस पे। उन वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहेंगे। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जिस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिला होगा कि निम्नलिखित तत्वों के युग्मों के संयोग से बनने वाले स्थायी कौन कौन से द्वि यौगिक हैं, उनको आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसे कि मैग्नीशियम जो है नाइट्रोजन के साथ में, दूसरा है पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ में, और एल्यूमिनियम जो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ में। अर्थात इनकी जब आपस में रिएक्शंस होती है तो यहाँ पे ऐसे कौन से स्थायी तत्व बनते हैं वो यहाँ पे आपको लिखना है। और ये क्वेश्चन यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, एक बार रिपीटेड क्वेश्चन भी है जो कि 2000 आपका यहाँ पे पूछा भी जा चुका है। तो ये क्वेश्चन क्या है इसको यहाँ पे हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले की अगर बात करें तो मैग्नीशियम और नाइट्रोजन के साथ में ऐसा स्थायी तत्व कौन सा है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम ले लेते हैं। मैग्नीशियम को जब हम नाइट्रोजन के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे नाइट्रोजन जो हमारा स्वतंत्र रूप में नहीं होता है, नाइट्रोजन गैस के रूप में होता है। तो नाइट्रोजन के साथ में रिएक्शन करता है तो यहाँ पे आपका क्या बनता है, Mg3 बनता है, और यहाँ पे क्या N2 बन जाता है, जिसको हम मैग्नीशियम नाइट्राइड कहते हैं। N2 मतलब नाइट्राइड। अब यहाँ पे बैलेंस की बात किया जाए तो यहाँ पे 3 है, तो इसलिए यहाँ पे भी इसमें क्या हमें 3 लेना पड़ेगा। अब यहीं पे हम सेकंड वाले में बात करते हैं, जिसमें आपका जो पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। तो देखो पोटेशियम जो होता है अगर इसको ऑक्सीजन में छोड़ दिया जाए तो ये यहाँ पे रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करने पे आपका क्या बनता है, पोटेशियम पराऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, K2O बनता है, पोटेशियम पराऑक्साइड बनता है, जिसके लिए यहाँ पे आप बैलेंस करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 4 से कर देंगे। और ऑक्सीजन स्वतंत्र नहीं होता है, इसलिए ऑक्सीजन O2 के रूप में पाया जाएगा, इसलिए ये भी यहाँ पे संतुलित हो जाती है। वहीं पे अगर हम थर्ड वाले रिएक्शंस पे बात करें जिसमें कहा गया है एल्युमिनियम और ऑक्सीजन के साथ में, तो यहाँ पे हम लेते हैं एल्युमिनियम, फिर यहाँ पे हम लेते हैं ऑक्सीजन, और ये रिएक्शन जब करता है तो ये हमेशा बनता है Al2O3 बनाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड इसे कहते हैं। संतुलन की बात किया जाए तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ पे आपको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, और यहाँ पे 3 से, तो आपकी संतुलित रिएक्शन हो जाएगी। अब यहाँ पे हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जिसमें कहा गया था कि एक चांदी का तार कैसा है, एक चांदी का तार कापर सल्फेट के विलयन में तथा कापर का तार AgNO3 के विलयन में किसी दूसरे पात्र में डुबाया जाता है। इस प्रक्रम में होने वाली अपक्रिया का कारण सहित वर्णन कीजिए। अर्थात यहाँ पे कहा गया कि एक चांदी का तार जो है वो कापर सल्फेट के विलयन में डाला गया, तथा कापर का तार जो है सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डाला गया है, तो इसमें क्या होगा, इस पे पूछा गया। तो देखो फर्स्ट और सेकंड भी क्वेश्चन है कि आयनिक यौगिक का गलनांक बिंदु क्यों अधिक होता है, और जो आयनिक यौगिक होते हैं उनका गलनांक बहुत ही ज्यादा क्यों होता है, इस पे हम बात करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा जो आपका नमक होता है वो बहुत ही आसानी से नहीं गलता है, वहीं पे अगर आपका कोई भी कार्बनिक यौगिक है या कोई दूसरे टाइप का यौगिक है तो बहुत ही आसानी से आग के संपर्क में लाने पे पिघल जाता है या गल जाता है। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा आंसर कि जब चांदी का तार कुछ समय के लिए, अर्थात क्या है, जब चांदी का तार कुछ समय के लिए कापर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो कोई अभिक्रिया नहीं होती। अर्थात चांदी का तार अगर आप कापर सल्फेट के विलयन में डुबाएंगे तो कोई रिएक्शन, कुछ अभिक्रिया नहीं होती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि चांदी कापर सल्फेट के विलयन से कापर को अलग करने में असमर्थ नहीं है, जबकि कापर का तार जब यह AgNO3 के विलयन अर्थात सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डुबाया जाता है तो कापर क्या करता है, AgNO3 से क्रिया करके यहाँ पे क्या है, कापर नाइट्रेट बनाकर सिल्वर नाइट्रेट से पृथक कर देता है, अर्थात सिल्वर को पृथक कर देता है। इसकी रिएक्शन भी यहाँ पे अगर हम लिखने की बात करें तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AgNO3 अर्थात सिल्वर नाइट्रेट यहाँ पे है, इसके अंदर जब यहाँ पे आप कापर को मिक्स करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या बनेगा, सिल्वर के बजाय यहाँ पे क्या है आपका कापर नाइट्राइड बना लेगा, प्लस यहाँ पे क्या है Ag आपका निकल जाएगा। बैलेंस की बात करें तो 2 मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई कर दो, आपकी रिएक्शन भी यहाँ पे क्या है, बैलेंस हो जाएगी। अब इसी में दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन पूछा गया था
जिसमें कहा गया था कि आयनिक यौगिकों का गलनांक बिंदु अधिक होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लगने वाला इनके जो बीच होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है और किसी क्रिस्टलाइटिक में धनात्मक ऋणात्मक आयन को अलग करने में बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन था। अब हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते दिया गया कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। दो उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण देना है। ये क्वेश्चन है, हो सकता है आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाए। तो यहाँ पे कहा गया वे धातु ऑक्साइड जो अम्लीय के साथ या अम्ल के साथ क्षारीय क्रिया तथा लवण के साथ प्रदर्शित करते हैं। अर्थात तो ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल के साथ हो, साथ और क्षार के साथ भी लक्षण का प्रदर्शित करते हैं। अर्थात ऐसे पदार्थ जिनके अंदर अम्ल और क्षार दोनों प्रकार के गुण होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। अर्थात अम्ल तथा क्षार दोनों के अभिक्रिया करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। जैसे कि आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड, ये ऐसे दो यौगिक हैं, अर्थात ऐसे ऑक्साइड हैं जो कि अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार की प्रॉपर्टी को शोष करते हैं तथा दिखाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न टिप्पणी लिखना, अर्थात टिप्पणी लिखना कि यस दल क्या होता है, यस दलेपन क्या होता है, इस पे हम बात करेंगे। या क्या होता है जब सोडियम को ठंडे जल में अभिक्रिया कराते हैं। तो फर्स्ट का आंसर की बात करिए तो इस्पात और लोहे को जंग से बचाने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि यस दलेपन कहलाती है, अर्थात जस्ते की परत। और यहाँ पे क्या, जस्ते की परत नष्ट हो जाने पर भी यद लेसेपन वस्तु जंग से सुरक्षित रहती है। अब इसकी यहाँ पे हम दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन था कि कहा जाता है कि क्या होता है जब ठंडे धातु तथा सोडियम को जब ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो देखो सोडियम, जैसे कि मान लो ये हमारा सोडियम हो जाएगा, पानी के साथ रिएक्शन कराएंगे, अर्थात यहाँ पे हम क्या करेंगे, H2 ले लेंगे। इसके साथ जब भी ये रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। प्लस यहाँ पे कुछ आपकी ऊर्जा भी निकलती है, अर्थात गैस भी निकलती है, और यहाँ पे कुछ ऊर्जा भी प्राप्त होती है। ये रिएक्शन अगर आप कभी लैब के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे अगर सोडियम आप पानी के साथ डालते हैं तो बहुत ही विस्फोट के साथ में रिएक्शंस हो जाती है। तो यहाँ पे ये होता है, संतुलन की बात किया जाए तो यहाँ पे आपको 2 सोडियम लेना होगा, 2 वाटर लेना होगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और रिएक्शन आपकी संतुलित हो जाएगी। अब वहीं पे हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जो कि कहा गया कि सीना बार से मरकरी प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण लिखिए, जो कि 2023 के अंदर पूछा जा चुका है। सीना बार को हम क्या कहते हैं, HGS, अर्थात मरकरी सल्फाइड जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, सीना बार कहते हैं, जो कि एक मरकरी का अयस्क होता है। गर्म करने पर यह पहले मरकरी ऑक्साइड बनाता है, उसके बाद फिर क्या होता है, अधिक और गर्म करने पर धात्विक मरकरी में बदल जाता है। जैसे कि सबसे पहले जो मरकरी का हमारा ऑक्साइड है HGS, ये मरकरी सल्फाइड जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है, अर्थात गर्म करने पर क्या बनता है, मरकरी ऑक्साइड बना लेता है। यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड आपकी गैस निकल जाती है। वहीं पे जो आपका ये मरकरी ऑक्साइड बनता है, ये पुनः रिएक्शन करता था, इसको गर्म करने पे क्या होता है, आपका ये मरकरी अलग निकल जाता है लिक्विड के रूप में, और ऑक्सीजन यहाँ पे अलग निकल जाती है। तो इस प्रकार से आप सीना बार से बहुत ही आसानी से मरकरी को प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें कहा गया कि आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च होते हैं, कारण बताना है। तो इस पे अभी मैंने डिटेल से बात किया था कि इसके अंदर आयनिक बंध होता है, इसलिए इनके जो होते हैं आयनिक थोड़ा सा मजबूत होते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया कि सोडियम क्लोरीन व सोडियम का जो है आपको सोडियम व क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो उससे पहले आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि सोडियम कैसा होता है। देखो सोडियम की बात करें, सोडियम को लिखने का तरीका ये होता है, यहाँ पे परमाणु क्रमांक लिखा जाता है, यहाँ पे परमाणु भार लिखा जाता है, बीच में प्रतीक रहता है। तो यहाँ पे अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो क्या होता है, इसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर यहाँ पे 8 होते हैं, फिर लास्ट कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। संरचना भी आप बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मान लो ये नाभिक होगा, तो इसके बाहर एक कक्षा ये हो जाएगी, 2 कक्षाएं और ये 3 कक्षाएं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में यहाँ पे आपको 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, और लास्ट कक्षा में क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। वहीं पे अगर हम बात करें, आपका क्लोरीन जो होता है 17Cl35 होता है, इसका क्या होता है 2, 8, 7 होता है। सेम ऐसे ही होता है, यहाँ पे नाभिक हो जाएगा 1 कक्षा, 2 कक्षा, 3 कक्षा। बाहरी कक्षा में यहाँ पे क्या होता है, आपको 7 देखने को मिल जाएंगे, तो इस प्रकार से क्या है 7 हो जाएंगे। उसके अंदर में यहाँ पे फिर आपको 8 देखने को मिल जाएंगे, तो यहाँ से 8 हो जाएंगे, और इसके अंदर वाले में 2 देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो जाता है। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना रखते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ में, कुछ नए क्वेश्चन के साथ में। जब तक के लिए धन्यवाद।